that is force due to charge, और उसके बाद इसके ऊपर बात कर रहे थे. ओके, so our next point will be different charge distribution. क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूला लिख रहे थे वो पॉइंट चार्ज के लिए लिख रहे थे. K Q1 Q2 upon R square was for point charges Q1 and Q2. So we generally treat three type of charge distributions, right? Charge distributions. First is linear charge distribution. Already जैसे मास तो वैसे ही है. Linear charge distribution. We define lambda as mass per unit length, sorry, charge per unit length. और ग्रेविटेशन का भी हम लोग साथ साथ बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ दोनों चलेगा. सो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, सो इसमें क्या रहेगा, तो एक वायर होगा जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी लैम्डा. इफ यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट, मतलब हमें तो पॉइंट चार्ज पे डील करना रहता है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे. द थिकनेस ऑफ दिस विल बी dx एंड द चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट dx will be treated as dq बराबर लैम्डा इंटू dx. ठीक है, और मास में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, मास इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx होता है. ठीक है, सो हाउ टू टेक द एलिमेंट इन दिस, हम साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट कैसे लेना. ओके, ये सब एलिमेंट तो बता ही रखा है पीछे. रोटेशन में बताया है ना मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सेंटर ऑफ मास में. सो जैसे सेमी सर्कुलर वायर है, हाउ टू टेक एलिमेंट ऑन दिस, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. इफ आई हैव टू टेक एन स्मॉल एलिमेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्विंग, तो मुझे इसमें एलिमेंट कैसे लेना चाहिए. सो हमें एलिमेंट एक छोटा सा लेंथ स्ट्रिंग का लेना चाहिए जो सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा d थीटा. यू रिमेंबर दिस, दिस इज dl. Yes. And this dl will be lambda into charge on this element will be dq. that dq will be lambda into dl, और ये जो dl है वो r d theta है. So this is how you connect with angle theta. और अब हम अगर इसमें इंटीग्रेशन करने जाएं तो एंगल विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, राइट. ये रहा एंगल थीटा. तो पहला एलिमेंट यहाँ पे, उसके बाद उसके ऊपर एंड सो ऑन इंटीग्रेट करते चले जाएंगे तो लास्ट में पहुँच जाएंगे. लीनियर के लिए सीधा लेना है और इसमें इस तरह से लेना है. सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. surface charge distribution,
and we talks of density. So density will be what? Charge per unit area, ठीक है, और मास में मास के लिए मास पर यूनिट सरफेस एरिया लेना है, ठीक है. इट इज ऑन द सरफेस ओनली. तो अगर एक सर्कुलर प्लेट ले लें, दिस इज अ सर्कुलर प्लेट डिस्क, जैसा कि मैंने बोला अगर ये कंडक्टर होगा, मेटल प्लेट होगा, इफ यू प्लेस चार्ज एट वन प्लेस, एक जगह रखोगे, व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज? विल इट स्टे बैक देयर ओनली? इट विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द प्लेट, ठीक है. आप बोलेंगे कि सर इसमें बीच में क्यों रहेगा, सब एज पे क्यों नहीं चला जाएगा, ठीक है. तो सी, इसमें ना थिकनेस के ऊपर बात होगा. एक्चुअली बल्क साइड व्यू कैसे देखते हैं, जैसे बुक का साइड व्यू में क्या दिखेगा तुम्हें? एक थिकनेस दिखेगा ऐसे. तो ज़्यादा तीन सरफेस है बेसिकली बोला जाए तो, एक सिलेंडर के जैसा देखेंगे तो फ्लैट सरफेसेस दोनों साइड का और एक कर्व सरफेसेस. अभी डिस्क में ये फ्लैट कर्व सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, ठीक है. तो जो सारा का सारा चार्ज है वो इस सरफेस पे और दूसरे साइड पे जो सरफेस है उस पे चला जाता है, ठीक है. क्योंकि आप आर्गुमेंट करेंगे ना कि सर आपने बोला था कि सारा चार्ज एक दूसरे से दूर होगा, तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल है, तो आप एक साइड से केवल देख रहे हैं इसलिए ऐसा बोल पा रहे. चार्ज सिमेट्रिकली जो अरेंज होगा ना, तो वो दोनों तरफ ऐसा अरेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस सिस्टम के लिए बेस्ट पॉसिबल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है. दूसरा एक और पॉइंट से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन से, ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे. तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनता है, ठीक है. एंड जो चार्ज पे फोर्स होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, फॉर दैट रीजन, ठीक है. नाउ दिस इज अ डिस्क, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज Q दे दिया और इसका सरफेस एरिया A है. सो सिग्मा इज व्हाट? Q अपॉन A. इफ आई टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस, तो उस पर dq होगा एंड दैट dq विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA. यूजुअली इस तरह के केसेस में हम एलिमेंट कैसा लेते हैं डिस्क में? तो डिस्क में हम थिन रिंग लेते हैं. ये फिक्स पैटर्न है फॉर द टाइम बीइंग, यू रिमेंबर दिस. So we will take a thin ring of radius small r और इसका total radius capital R है. So what is the area of this shaded portion? Can you tell me now? Capital R minus small r. क्या बोला? बड़े डिस्क में से छोटे डिस्क को माइनस कर दे. Yes, any other way of finding it? It was 2 pi r into dr, लेंथ इंटू विड्थ, है ना. मैंने बोला था कि इसका थिकनेस बहुत कम होता है, सो वी कैन कट इट एंड स्प्रेड इट. तो ये एक रिबन के जैसा है जो ऐसे कट करके स्प्रेड कर देंगे. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? 2 pi स्मॉल r हो जाएगा क्या? सर्कमफ्रेंस विल बी द लेंथ, थिकनेस dr, ठीक है. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? So length into width. So length हो गया 2 pi r and dr is the width. ये आता वैसे ही है लक्ष्मी. इसमें आपको क्या करना था कि पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, जो आउटर रिंग होगा उसका एरिया ये हो जाएगा, माइनस इनर रिंग का एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ये है हमारा डी ए. इसको ही सॉल्व करने से ये रिजल्ट आता है, लेकिन अब हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, ठीक है. So the charge on this ring element will be sigma into 2 pi r into dr, ठीक है. और सिग्मा क्या है? तो चार्ज अपॉन एरिया है. सो यू कैन राइट पाई कैपिटल R स्क्वायर into 2 pi r into dr for further solving.
Third is the volume charge distribution. So density equals to चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें मास का हम जानते हैं पहले से, ठीक है। सो इफ आई टेक सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, so this is a solid metal ball, ठीक है। this is a conductor और इसके ऊपर हमने चार्ज रखा। यूनिफॉर्मली खुद से करना पड़ेगा। सो इसमें हम यूनिफॉर्मली चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सरफेस पे नहीं है, ये कहाँ है, बल्क में है। इज इट राइट गाइस? ये वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर? दिस इज एन स्फीयर, बॉल बोला मैंने, सो वी विल टेक इट एज स्फीयर। सो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो टोटल चार्ज अगर मैंने इसमें सजाया है डेल्टा क्यू, सो पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम पकड़ा यहाँ पे? कुछ गलत लिखा है मैंने, और वो मैंने इंटेंशनली गलत किया था, तो अभी तक किसी ने करेक्ट नहीं किया, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ मुझे वो करेक्शन क्या करना है। यस सर 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। नहीं, वो तो अभी एलिमेंट लेंगे तब के लिए है। सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने कर रखा है यहाँ पे, वो है ये कंडक्टर। कंडक्टर में अगर आप इस तरह से अरेंज करोगे ना, यूनिफॉर्मली सजाना भी शुरू करोगे ना चार्ज को, तो वो खुद ब खुद फ्लोट होकर के सरफेस पे आ जाएगा। यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे ही मिल सकता है, ठीक है। ये कंडक्टर पे अरेंजमेंट आप कर ही नहीं पाओगे। एक बार सोच लो फिर से। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन नाउ। इज इट पॉसिबल, सच डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल फॉर अ मेटल कंडक्टर? नो सर। नो सर। रबर बॉल होगा ना, तो उसमें आप चार्ज को जहां छोड़ोगे वो वहीं ठहर जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन डू द अरेंजमेंट, ठीक है। ओनली पॉसिबल फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ओनली पॉसिबल, सच अरेंजमेंट्स आर ओनली पॉसिबल फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे रबर बॉल, प्लास्टिक हो, सॉलिड प्लास्टिक हो, इन सब में हम रख सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एलिमेंट, तो बताओ कि वॉल्यूम में सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट कैसे लिया जाता है? इज इट अ थिन सेल? यस। देखो ये सब अब तुम लोगों को याद रहना चाहिए, है ना। पहले मैंने बहुत वर्क किया है इसको समझाने में तुम लोगों को। आपको रिवीजन भी करते रहना चाहिए, भूलना तो नहीं है, ठीक है। अगर ये बीमारी है तो इसको दूर करो, भूलने की बीमारी को। कैसे दूर होगा? द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज रेगुलर रिवीजन। जब मौका मिले कोई एक चैप्टर को अपने नोटबुक से उठा करके देख लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ कुछ भूल गए हैं, ठीक है। सो इसका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इक्वल्स टू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, राइट। सो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना होगा इसका? शेल का एरिया क्या होता है?
This area is a shell. Element is a shell. 4 pi small r square. Surface area of a spherical shell is 4 pi small r square. उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू द वॉल्यूम. ठीक है. चार्ज एसोसिएटेड विद दिस एलिमेंट dq विल बी रो इंटू dv, रो इंटू d इंटू v dv. रो है 3 बाई, ये सब याद नहीं रखना है, ये बस समझा रहा हूं मैं कि कैसे निकाल लेना है. याद बस इतना ही रखना है. इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. Sir, Okay. Yeah. Anything saying? sir, waiting. Okay. Yes. So it is 4 तो कैंसिल हो गया था, केवल कैपिटल आर क्यूब बचेगा. ठीक है. So मानव, you have joined. प्रतीक्षा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे या अभी ज्वाइन ही हुए हो? Disconnect हो गए थे सर. Okay. So linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. ठीक है. ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया है और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली मास डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है. ठीक है ना. ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब आगे का डिस्कशन. सो जेई एडवांस में काफ़ी पॉपुलर है इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स वगैरह कुछ निकालने को होता है. तो आपने निकालना है फाइंड टोटल चार्ज बिटवीन r इक्वल्स टू कैपिटल R टू R इक्वल्स टू, मतलब R1 से R2 तक 2R फॉर चार्ज डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R क्यूब, R स्क्वायर. पहले तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है उसमें चार्ज का डेंसिटी किस तरह से बढ़ रहा है. ठीक है. R इक्वल्स टू R नॉट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R क्यूब, R स्क्वायर अगर लिखा है. ठीक है. सो हाउ इज दिस डेंसिटी चेंजिंग? तो देखो ये रेडियली डेंसिटी चेंज हो रहा है. ठीक है. R स्टैंडिंग फॉर रेडियस. ठीक है. कैपिटल R इज द टोटल रेडियस. ओके सॉरी, टोटल R अगर ये रहेगा तब तो हो ही नहीं सकता ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा. 2R तक दिया है. लेट्स पुट इट 9R. ठीक है. क्यों किया? क्योंकि 2R फिर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. वो कैसे, वो देखो. इसका सीधा सा मतलब समझो कि जब सेंटर पे होंगे तो R क्या होगा? 0. डेंसिटी कितना होगा? इज इट ऑल्सो कमिंग 0? जब हम कैपिटल R पे होंगे देन हाउ मच इज द डेंसिटी देयर? सो इट इज रो नॉट इंटू 8/9. सिंपली 8/9 आ रहा है सॉल्व हो करके. पुट कर रहे हो ना, कैपिटल R पुट किया यहाँ पे. सो कैपिटल Yes. R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद 1 माइनस 1/9, सो 8/9 आ जाएगा. R इक्वल्स टू 2R पे डेंसिटी कितना होगा? सो रो नॉट इंटू, इज इट 5/9? सो दिस डेंसिटी इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. और कहाँ पे जाकर के इसका डेंसिटी खत्म हो जा रहा है? सो R इक्वल्स टू 3R पे पुट करो, कितना आ रहा है? R नॉट इक्वल्स टू
सॉरी यहाँ मैंने जीरो। हाँ जीरो, यहाँ ऊपर में मैंने जीरो लिख दिया, वो गलत लिख दिया, ठीक है। दिस इज आर नॉट, रो नॉट। वेन आई पुट आर इक्वल्स टू जीरो, रो इक्वल्स टू रो नॉट, राइट। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सेंटर पे है, जैसे जैसे बाहर निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम होता जा रहा है, एंड 3R पे इसका डेंसिटी ख़त्म हो जा रहा है। सो बेसिकली इसे आप स्पेस में अगर देखेंगे तो ये क्लाउड स्ट्रक्चर में होगा, ये रहा सेंटर, इसके बिल्कुल करीब में ऑलमोस्ट सेंटर पे काफ़ी डेंस क्लाउड है, जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद थोड़ा सा फेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होगा, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट या चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ये है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ सेंटर। तो ऐसा इक्वेशन कभी भी देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटर के रिस्पेक्ट में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एम आई करेक्ट गाइस? जब भी आर इन्वॉल्व होगा आप यही चीज समझेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि कितना चार्ज है आर से लेके 2R के बीच में, ठीक है। सो शुड आई गो फॉर एन एलिमेंट? Let us take a small element, a small cell of thickness dr at a distance of small r. यह है dr, यह है r. So what is the density at this level? Sorry, charge at this level. Charge dq equals to density into volume. Density is rho naught 1 minus r square upon 9r square. Volume is 4 pi small r square into dr. And let's integrate it. So total charge enclosed, मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई, कॉमन है बाहर करो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम आर टू 2R माइनस 1 अपॉन 9R स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू डी आर, इंटीग्रेशन फ्रॉम R to 2R. यह है इसका कैलकुलेशन। सो रो नॉट इंटू 4 पाई, आर स्क्वायर का आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। सो 8 माइनस 1 7R क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन 9R स्क्वायर और R टू द पावर 5 आएगा, तो 32 माइनस 1 31 R टू द पावर 5 अपॉन 5 ऐसा आएगा, ठीक है। सॉल्विंग आप खुद से चेक कर लेना, ये आएगा इसका। ना नीचे का एक आर स्क्वायर ऊपर के R टू द पावर 5 से कैंसिल होकर के R क्यूब देगा, एंड देन वी कैन गो फॉर द फर्दर सॉल्विंग। सो आई एम स्टॉपिंग हियर नाउ। आई जस्ट हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड सच प्रॉब्लम्स। Have I done my objective? क्या समझ में आ गया है? Yes sir. ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सॉल्यूशन। ये लास्ट वाला में एलसीएम ले लीजिएगा, 5 से ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा 15 से। सो 17 इंटू 15 इंटू 7 105, उसमें से 31 माइनस कर देना, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन में और भी वेरिएशन किसी भी तरह का आर को लेकर के किया जा सकता है, लेकिन डेंसिटी के टर्म में अगर है सो बी क्लियर कि या तो ये स्फेरिकल होगा या तो ये रेडियल ही होगा, मतलब सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि स्फेरिकल है, तो जैसे ये रो दिया है तो हम समझ गए थे कि ये 3D में है। अगर सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर लिख देंगे, तो सिग्मा को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज
पर यूनिट एरिया है, राइट। सो इससे हमने डिसाइड किया था कि ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात चल रहा है, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इंडिकेट करते हैं। सो अगेन दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस रीजन बनाता है। दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। So by definition, what is electric field? It is the influenced region around a charge wherein another charge experience electric force। एक रीजन है जहां पे दूसरा चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने लगे। इन दैट केस वी से दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ चार्ज, ठीक है। तो ये है चार्ज Q। स्पेस में जब हम इसे रख देंगे, अभी वैक्यूम में देख रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस रीजन है जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट बार के चारों तरफ, उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। नाउ टू इंडिकेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज लाइंस, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट के लिए आपने कई बार डायग्राम बना रखा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम लाइंस यूज करते हैं। ये लाइंस एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाते हैं, या फिर वाटर फ्लो के लिए हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए जिस तरह से लाइंस ड्रॉ किया था और जो प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करता है एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को स्टडी करने का 3 तरीका है हमारे पास, ठीक है। मीन्स हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम E से इंडिकेट करेंगे। ये बेसिकली फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में आप इसे EF से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये एक फोर्स है इसलिए। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नाउ एक ही फील्ड के बिहेवियर को हम 3 अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, दिस शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में EFL लिखेंगे इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द आइडिया इज कि लाइन को देखते ही हम समझ जाएं कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, या फिर चार्ज का नेचर क्या है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड का भी आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को देख करके लगा लेते हैं।
So first one is electric field lines. शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे EFL, ठीक है। सो सबसे पहले डायग्राम ही बना करके बात कर लेते हैं, उसे फिर लिख लेंगे। सो जब भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, सो इट हैज़ बीन इंडिकेटेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इस तरह से रेडियली आउटवर्ड बनाना है, ठीक है। एरो बाहर की ओर क्यों होगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लो कि प्लस चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड। तो बताओ मुझे, ये पॉइंट एक ए दिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? सो आपका आंसर आएगा कि प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ए पे एरो देंगे हम, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आप यहां से ऐसा रेडियली डायग्राम बनाएंगे, और ये रहा E2, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है, लेकिन टुवर्ड्स होता है। इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज एंड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगर दो चार्ज आजू बाजू में रखा रहेगा, ये दूर दूर रखा हुआ था, बिल्कुल आइसोलेटेड चार्जेस का डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। अगर दोनों आजू बाजू में रहे चार्ज, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कंबाइन करेगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिजल्टेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो पहला लाइन ऐसे बनेगा, एक लाइन ऐसा बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एसोसिएटेड है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, एंड यू सी द डायरेक्शन, प्लस चार्ज से निकल रहा है माइनस चार्ज में जा रहा है, ऐसा हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये पूरे स्पेस में ऐसा फैलता है, और कोई लाइन एक दूसरे को, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता हुआ दिखाएंगे आप, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। तो यहाँ पे बाहर दिखाना है प्लस चार्ज से, और ये अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। यू कैन करस्पॉन्ड लाइन 1 विथ लाइन 2, ठीक है, कि वो ऊपर से घूम करके काफ़ी बड़े स्पेस में निगेटिव चार्ज पे इन कर रहा है, ठीक है। नाउ किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना मैंने, वो रिजल्टेंट है दोनों का, ठीक है। सो वी नो दैट कि जैसे मान लो ये पॉइंट लूँ अगर मैं, तो इस पॉइंट पे प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज का दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। बता सकते हो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड। यहां से रेडियली आउटवर्ड ये लाइन है क्या? इसे मैं E प्लस लिख दूं, ठीक है। वैसे ही निगेटिव चार्ज से इसे मिला दूं ऐसे, तो ये रहा, सॉरी निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज के तरफ दिखाएंगे, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस। क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बराबर नहीं हो सकता है। सो E प्लस एंड E माइनस बोथ आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है? तो इनका रिजल्टेंट टैंजेंट टू द कर्व पे आएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, दिस लाइन, कॉल इट ER। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे जो कर्व लाइन होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? सो बाय ड्रॉइंग द टैंजेंट, ठीक है। ER इज द रिजल्टेंट ऑफ E प्लस एंड E निगेटिव। ऐसा ही आप हर पॉइंट पे करेंगे। जैसे मान लो कि एक मिड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा E प्लस
का डायरेक्शन, और यहाँ से माइनस साइन को मिलाएंगे तो ये रहा E माइनस का डायरेक्शन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल हॉरिजेंटल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम E प्लस और E माइनस बराबर लेंगे अभी। सो ये रहा E रिजल्टेंट। सो हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट? तो बाय ड्रॉइंग द टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन पे आप टैंजेंट बनाओ, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट चार्ज के लिए डायग्राम बनाया मैंने। अगर एक चार्ज मेटल प्लेट ले ले, ठीक है, या वायर ले ले, और फिर एक जैसे मान लो ये मेटल प्लेट है, प्लस 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 इस तरह से उसके ऊपर चार्ज है, और एक निगेटिव चार्ज यहाँ रख दें। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होता है ना, वो नॉर्मल टू द सरफेस ही इमर्ज होता है, ठीक है। और टर्मिनेट भी नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है। तो ये जो निकल रहा है यहाँ से, ये सब 90 डिग्री पे है सरफेस के, और जो दूसरे तरफ मैंने चार्ज के ऊपर, माइनस चार्ज के ऊपर जो भी दिखा रहे हैं, वो डायग्राम में थोड़ा हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सब 90 डिग्री आप मान के चलेंगे, ठीक है। सब रेडियली इन कर रहा है, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट चार्ज है इसलिए उतना क्लियर नहीं है, लेकिन बड़ा स्फीयर अगर लेंगे आप तो आपको नॉर्मल ही इलेक्ट्रिक लाइन को टर्मिनेट कराना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज इमर्जेस नॉर्मल टू द सरफेस एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। नाउ विद दिस प्रॉपर्टीज हम लोग इसे थोड़ा लिस्ट आउट कर लेते हैं कि वो कौन कौन सा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव and terminate at negative charge हमेशा, ठीक है। It does not form closed loop इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक चार्ज के वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, वो कभी भी क्लोज लूप में नहीं होगा। क्लोज लूप का मतलब होता है ऐसा कोई लूप आप बना दीजिए, चाहे सर्किल बनाइए चाहे कोई भी जिगजैग पाथ में बना दीजिए, और आप बोलो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं एक प्लस चार्ज होना चाहिए और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। प्लस चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट और एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, हम ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे प्लस और माइनस दोनों है, तो फिर उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुका है, ठीक है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। So electric field does not form closed loop in electrostatics as it starts from or emerges from positive and terminate at negative, ठीक है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि एक और वजह होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज नहीं है वहाँ पे, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ नेचर हम पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग होगा,
और वहाँ पे वो क्लोज लूप बनाएगा। तो अभी उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए भी हमें थोड़ा फाउंडेशन क्रिएट करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, तभी जा करके फिर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always emerge or terminate normal to the surface, right guys? Fourth point, direction of electric field line, electric field at any point is given by tangent on इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया स्पेस में, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay. Line density indicate strength of electric field. जितना ज़्यादा लाइन पर यूनिट एरिया रहेगा, दैट विल गिव यू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लार्जर लाइन डेंसिटी implies that strong electric field intensity. और वाइस वर्सा। ठीक है, सो सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू यू, in this space, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करा रहे हैं, और आपने ऐसा डायग्राम पहले भी देखा है ट्यूब में वाटर फ्लो के टाइम पे, राइट? सो दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। नंबर ऑफ लाइंस तो सब जगह सेम दिख रहा है। सो पर यूनिट एरिया कहां पे ज्यादा है? 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट 2 और वीकेस्ट एट 3, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ई से दिखा दें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो E2 is greater than E1 which is greater than E3। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दिस रीजन, राइट? इसका और एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं जो सिंगल चार्ज लिया था उससे, कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऐसे ही बनाते हो, रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ होगा स्पेस में। सो इफ आई टेक 2 पोजिशन, एक यहां ले लेते हैं और उतना ही एरिया यहां ले लेते हैं, तो दोनों एरिया बराबर है 1 और 2 पे।
लेकिन 2 में नंबर ऑफ लाइंस कम दिख रहा है तुम्हें कंपेयरिंग टू 1. Yes. Yes, sir. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है? सो आप सीधा सीधा बोलने वाले हो इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड स्ट्रेंथ एट 1 इज मोर देन दैट ऑफ 2. सो लाइन डेंसिटी विल इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, आई थिंक आई वाज टॉकिंग ऑफ 5th पॉइंट. So 6th point is uniform electric field lines are parallel and equidistant. ठीक है, इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और एक ही डायरेक्शन में हो. सो इफ आई टेक 2 पॉइंट्स ए बी, इनफैक्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं सी, तो आप देखेंगे कि वेक्टरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल. सो डायरेक्शन ऑल आर इन द राइट डायरेक्शन एंड इक्वी स्पेस होने की वजह से हम फील्ड का स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं. तो यहाँ पे सबका स्ट्रेंथ भी बराबर है. ठीक है, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, और यूनिफॉर्म फील्ड किससे जनरेट होता है? तो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट से, इनफाइनाइट शीट हो चार्ज्ड, उससे जो फील्ड जनरेट होता है वो एक यूनिफॉर्म फील्ड होता है. ठीक है, अच्छा, क्योंकि आपने सीख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट एट पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. सो जब हमने एरो का डायरेक्शन राइट को दे दिया है, सो डू वी हैव एन आइडिया ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन ऑन द आइदर साइड, लेफ्ट और राइट साइड में कौन सा साइन है? क्या Yes. इधर हम कहेंगे कि ये प्लस चार्ज है, प्लस साइन है? क्या हम ये बोलेंगे कि इधर माइनस साइन है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, भले ही वो इन्फिनिटी पे हो? ठीक है, लेकिन जिधर जा रहा है उधर नेगेटिव चार्ज है और जिधर से आ रहा है उधर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है? आंसर इज नो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी अभी आपने वेवफ्रंट भी पढ़ा है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट याद है? तो क्या उसमें इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था? No, sir. No, sir. डज नॉट डिपेंड्स, एकदम उसी के साथ कनेक्ट करके सोचोगे. डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. आपको मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या होता है अगर शीट के वैसे है तो. चलो रहने दो, अभी रुक जाते हैं उसके लिए. ठीक है, लेकिन कम से कम तुमने इतना पकड़ लिया है कि जिधर से आ रहा है उधर आप प्लस साइन इंडिकेट करेंगे, जिधर जा रहा है उधर माइनस साइन इंडिकेट करेंगे. सर मेरा दूसरा अकाउंट मीटिंग रूम. तिलक राजेश. थैंक यू सर. Now tell me, is it a uniform field or non-uniform field जो अभी बना रहा हूं मैं? All lines are parallel. So what will you call this electric field? Is it a uniform or non-uniform? Electric field, point A, point B
एंड पॉइंट सी लिया मैंने. सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म. देखो यूनिफॉर्म होने का मतलब होगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए हर पॉइंट पे थ्रू आउट स्पेस में. ठीक है. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. व्हाई दिस इज नॉट यूनिफॉर्म? बिकॉज द डायरेक्शंस आर सेम बट मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट. एम आई राइट गाइस? ए पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना? तिलक राज, यस सर. ए पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि लाइन डेंसिटी Maximum वहां पे density. ज्यादा है. या लाइंस आर क्लोज्ड देयर, और लाइंस जहां पे दूर दूर होगा वहां पे स्ट्रेंथ कम हो जाता है. ठीक है. ऑल्दो देयर डायरेक्शंस आर इक्वल, राइट? डायरेक्शंस को कैसे इंडिकेट करते हैं? यूनिट वेक्टर से. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर एट ए, यूनिट वेक्टर एट बी एंड यूनिट वेक्टर एट सी ऑल आर इक्वल. ये लाइन सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो सबका डायरेक्शन प्लस आई पे ही है. सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इसमें आप वेक्टर E1 इक्वल्स टू वेक्टर E2 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट है, ये सब इक्विडिस्टेंट बना रहा हूं मैं. ठीक है. मे बी रफ डायग्राम है इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख रहा हो. नहीं हो पाया. ओके. काफी हद तक हो गया. सो इफ आई टेक पॉइंट ए, चलो सहूलियत के लिए यहां ले लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. पॉइंट सी इज हियर. अज्यूमिंग दैट ऑल आर इक्वी डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट ले तो सब आपस में इक्वी डिस्टेंस पे ऐसा दिखेगा. ठीक है. ये वाला और ये वाला सब इक्वी डिस्टेंस पे है. ठीक है. सो व्हाट विल यू कंक्लूड? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? सर नॉन यूनिफॉर्म. इसमें यूनिट वेक्टर डायरेक्शन अलग है. बिकॉज ऑफ डायरेक्शन दे आर नॉन यूनिफॉर्म. व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? इक्वल. They are equal and their directions are not same. But direction is different for all. So this is a non-uniform. ठीक है. So बाकी आप समझ पहले भी देख चुके हो इसलिए अब उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला पॉइंट है नहीं. जैसे यहाँ पे एक इस तरह से डायग्राम अगर मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो यहाँ पे दोनों ही चीज़ चेंज हो रहा है. जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड डायरेक्शन तो अलग है ही. ठीक है. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. सो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वी अंडरस्टूड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस
is proportional to the charge on the body, proportional to the amount of charge. एक चार्ज से कितना, ये जो हम इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाते तो वो तो एक रफ स्केच दिखाते हैं ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, ज्यादा चार्ज रहेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाएंगे, कम चार्ज रहेगा तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाएंगे. और ये कंपैरेटिव डिस्कशन है. ठीक है, जैसे अगर ये Q चार्ज है प्लस Q चार्ज है तो इससे मैंने अगर 4 इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर दिखाया तो फिर 2Q के लिए मुझे 8 इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर दिखाना है. ठीक है, 2Q स्ट्रेंथ अगर है तो फिर मुझे 8 इलेक्ट्रिक लाइंस उसी प्रोपोर्शन में दिखाना है. तो ये 4 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया. दिस इज व्हाट इट मीन टू से. ठीक है, लार्जर द चार्ज मैग्नीट्यूड लार्जर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस सोन फ्रॉम इट, एंड इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, इवन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का एक फॉर्मूला है उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, total number of electric lines associated with a charge Q in vacuum. क्योंकि अलग अलग मीडियम में ये इलेक्ट्रिक लाइंस चेंज कर जाएगा, सप्रेस होगा, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है. तो वैक्यूम और एयर में बात कर रहे हैं. इस given as phi equals to Q upon epsilon naught. इसका नाम फ्लक्स है, इसे हम बोलते हैं फ्लक्स. फाई इज द फ्लक्स, बट इसी फ्लक्स को हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस भी बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे find number of electric field lines associated with associated with 5 माइक्रोकूलम. ठीक है, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला तो सीधा ही सीधा है, बट मैं इसे एक दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, सो द आंसर टू दिस इज डायरेक्टली आप यूज करेंगे फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर. थोड़ा और सॉल्व करना है तो आप एप्सिलॉन की जगह पे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है, इसे मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ. तो मैं 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा. 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू बोलो क्या होता है? 9 into 10⁻⁹. ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा बेटर वे में सिंप्लीफाई कर सकेंगे. सो 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर +9. ऐसा करके आप आगे सॉल्विंग कर सकते हो. ठीक है, सो इट्स कमिंग 180 इंटू 10 टू द पावर 3. नंबर है इसलिए कोई यूनिट इसका नहीं लिखा मैंने.
ऐसे यूनिट तो आएगा ना, ऊपर कूलम है और नीचे कूलम तो नहीं है, तो कूलम कूलम कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट दिस गिव्स यू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ चार्ज, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, गॉस थ्योरम उस चैप्टर में है, और वहां पे प्रॉपर फ्लक्स के टर्म में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो कैन आई से दैट पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग electric field line and negative charge move opposite of electric field lines if set free। अगर प्लस और प्लस और माइनस चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें, तो प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। कैन यू प्रूव दिस वर्बली? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैंने, ठीक है। हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कह रहा हूं कि ये खुद ब खुद इधर की ओर जाएगा, और अगर एक निगेटिव चार्ज को इसी स्पेस में छोड़ेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। कैन यू प्रूव दिस? व्हाई? So try to understand this. Because like charges repel each other, and since the electric field is moving in the right direction, there must be a negative charge somewhere. Right. ठीक है ना? So we know that the electric will generate from positive charge and terminate at negative charge. तो आप यहाँ पे hypothetically सोच लेंगे कि इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है। सो ऑब्वियसली प्लस चार्ज किधर जाएगा? माइनस के तरफ जाएगा, और निगेटिव चार्ज किधर जाएगा? तो प्लस के तरफ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes. ये एनालिटिकल तरीका है, इसके आगे तो हम पढ़ते ही हैं ये सब कुछ, लेकिन एनालाइज करके केवल बात करें तो ऐसा करेंगे। यहाँ पे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये दोनों चार्ज है ना, ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इसका चार्ज Q है, देन द फोर्स फॉर्मूला इज Q इंटू E। फॉर्मूला अभी बता दे रहा हूं, पहले भी एक बार न्यूमेरिकल डिस्कशन में बताया था, ठीक है। आगे तो हम लोग लिखेंगे ही। नीचे वाला भी चार्ज जो है उतना ही फोर्स, अगर इसके ऊपर भी चार्ज Q है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो बस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। सो व्हाट इज द फोर्स? अगर आप एक चार्ज Q है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो आप अपने आप ऊपर कितना फोर्स फील करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स? बोलना है। यू आर कंप्लीटली कोटेड विद अ चार्ज, चार्ज से आपको पूरा कवर कर दिया जाए और आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। हाउ मच फोर्स विल यू एक्सपीरियंस? और उस फोर्स के लगने से आपके ऊपर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। Yes, sir. फोर्स से तो एक्सेलरेशन आएगा। सो यू कैन डिसाइड नाउ द एक्सेलरेशन ऑल्सो। चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर चार्ज कितना टाइम लगाएगा एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में, और जो कि हम लोग एक अलग से डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि चार्ज को रखेंगे तो किधर जाएगा, ठीक है। सारा डिस्कशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना, वो बेस्ड है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कि जब भी आप सैंपल लेंगे, मतलब एक्सपीरियंस फील करने वाला जो चार्ज है वो हमेशा 1 यूनिट चार्ज रहेगा, ठीक है। तो
उस 1 यूनिट चार्ज को हर जगह रख करके हम चेक करेंगे कि इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट चार्ज को के हिसाब से कौन हाई पोटेंशियल पे, कौन लो पोटेंशियल पे। यू रिमेंबर, एक मास जो है m, इसे छोड़ देते हो तो ये खुद ब खुद नीचे जाने लगता है। व्हाट इज हैपनिंग टू द पोटेंशियल? Getting reduced. पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद साइड 1 से साइड 2 के तरफ जा रहा है। सो विच साइड इज एट हायर पोटेंशियल एंड विच वन इज एट लोअर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू? One And is at one is higher, at higher potential. two is at lower. सो इफ आई मार्क इट एज V1 एंड V2, पोटेंशियल को V1 V2 से और पोटेंशियल एनर्जी को U से इंडिकेट करते हैं। सो V1 इज द पोटेंशियल, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पोटेंशियल एट 1 एंड V2 इज पोटेंशियल एट 2। तो आप बोलेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब V1 इज हायर पोटेंशियल, V1 is at higher potential, क्या लिख रहा हूं, one is at higher potential, then 2 for पॉजिटिव चार्ज। अब जैसा मैंने बोला ना कि पूरा का पूरा ये टॉपिक है ना वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ही डिफाइंड है, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में, कहीं थ्योरी में अगर बोला जाता है दिस इज द हाई पोटेंशियल, तो आप ये सोचेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं निगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, 2 से 1 के तरफ मूव कर रहा है। तो निगेटिव चार्ज अपने रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा इस मूवमेंट की वजह से। सो हम कहेंगे 1 इज एट लोअर पोटेंशियल देन 2 फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट बुक में मतलब क्वेश्चंस में या कहीं भी हाई पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, इवन इफ क्वेश्चन मेंशन विद द नेगेटिव चार्ज, आप वहां पे हाई पोटेंशियल केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान के चलेंगे। मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल के तरफ जाता है लो पोटेंशियल से। तो अभी मैंने हाई पोटेंशियल के तरफ जाता है मतलब 1 के तरफ जाएगा 2 से, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में बोल दिया मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बोल दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ठीक है, हाई से लो के तरफ जाना मतलब ऐसे है। निगेटिव चार्ज जो है वो प्लस चार्ज का उल्टा बिहेवियर शो करेगा, तो हम बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के तरफ जा रहा है। जबकि आप अपने आप को निगेटिव चार्ज जब बना लोगे तो आप खुद कहोगे कि मेरे लिए जो निगेटिव चार्ज है साइड 2 वो हाई पोटेंशियल रीजन है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल रीजन है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जितना ज़्यादा अभी डिस्कशन करूंगा वो ऐसा आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। धीरे धीरे ये पॉइंट और क्लियर होगा। एटलीस्ट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ रहा था तो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि किधर प्लस है किधर माइनस है, और अब चार्ज अगर उसमें रखेंगे तो वो किधर मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कौन है, दैट्स इट। इतना तो इस डिस्कशन में आ सकता है, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड करता है ना तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर स्ट्रेस है, ठीक है।
देखो जब पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट था, मतलब इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड चार्ज के लिए ये डायग्राम बनाया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह का स्ट्रेन नहीं है, लेकिन जैसे एक डंडे को आप बेंड कर दोगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेन और टेंशन डेवलप हो जाता है। वैसे ही अगर हम दो चार्ज को आजू बाजू रख दें, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो प्लस माइनस का पीछे बना रखा है तो एक प्लस प्लस का बनाते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि रिपल्सन होने वाला है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम विल अपीयर्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? इनके बीच में अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा जिसे आप नल पॉइंट कहेंगे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एम आई राइट गाइस? Yes, sir. इफ आई कॉल पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ए इज कॉल्ड नल पॉइंट। पढ़ा है पहले तुम लोगों ने मैग्नेटिज्म में, क्लास 9-10 में कहीं पे नल पॉइंट के बारे में। दो बार मैग्नेट लेते हैं तो ये एग्जैक्टली दो नॉर्थ पोल के बीच में ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को तो एक्सपेरिमेंट करने को आता था इस पे। कंपास लेकर के दो बार मैग्नेट लगा दिया और उसके बाद एक जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसको अलग अलग पॉइंट पे रख करके उसमें एरो बनाते हैं हम लोग। जो एरो आता है कंपास का उसे मार्क करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम बनता है उसमें भी, ठीक है। दो बीच का पॉइंट एक होगा डिपेंडिंग ऑन देयर मैग्नीट्यूड, दैट विल बी अ नल पॉइंट। नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सिंपल, ठीक है। सर कंपास को बीच में रखेंगे तो क्या होगा? कहीं डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, मतलब आप उसे रोटेट कर दो थोड़ा, ठीक है। देखो होगा क्या कि नीडल का अपना एक ओरिएंटेशन पहले से होगा कंपास के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप इस स्पेस में रखोगे कहीं पे और अदर देन नल पॉइंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी होगा, नीडल अगर उस डायरेक्शन में पहले से नहीं है तो अलाइन होगा ना, थोड़ा घूमता हुआ दिखेगा आपको और घूम करके फिर स्ट्रेट स्ट्रिक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर कंपास को मैं नल पॉइंट पे डायरेक्टली रख दूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक निडल जो है वो जरा भी नहीं घूमेगा। एम आई राइट? तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपने वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक निडल को अलाइन करके रखा है, जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी ऐसे लो रहना चाहिए, ठीक है। और या तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए आपके निडल ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे? तो उसके आसपास के रीजन में थोड़ा इधर उधर खिसका करके देखना कि निडल डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि नल पॉइंट कोई एक प्रिसाइज पॉइंट रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके आजू बाजू में तो फील्ड रहेगा। ओके, यस। या तो यहां पे जो लाइन बेंड किया है ना, तो इस लाइन में स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे कोई भी मटेरियल को आप दबा देते हैं तो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, वैसा ही, ठीक है। देयर इज स्ट्रेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे बेंड नहीं हुआ है, सो देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो स्ट्रेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक और प्रॉपर्टी आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, बट हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा है। ऑक्सिलेटिंग चार्ज। तो आप मानते हो कि ये प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है। सब लाइन नहीं शो कर रहा हूं मैं, लेकिन
जैसे ही ये चार्ज ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा, क्या ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होना शुरू होगा? यस और नो? जब चार्ज ऊपर आएगा तो डिस्टेंस बदल गया, इसलिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब वो नीचे आएगा तो नीचे से भी डिस्टेंस बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पे चेंज कर जाएगा। तो इस वेरिएशन को हम फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बोलते हैं। तो जब ये चार्ज ऑक्सीलेट करता है तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एंड दिस इज व्हाट वी शो इट एज। ठीक है, दिस वेव इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम चार्ज टू दैट पॉइंट, राइट गाइज? और इसका इक्वेशन जनरल हो जाएगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यू नो अबाउट दिस। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इसमें ही अभी के अभी एक और फील्ड अपीयर हो जाएगा, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, जो यहीं पे कोएग्जिस्ट कर रहा है। बट क्योंकि अभी उससे मैंने टच नहीं किया तो उसे अभी मैं बनाऊंगा नहीं। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को जब डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है? इतना सारा पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका प्रूफ आप आगे देंगे, अभी मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स electric field is always zero inside conductor। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर। और यूजुअली कंडक्टर का हमारा मतलब हो रहेगा यहाँ पे मेटल से। ठीक है, जैसे चाहे कैसा भी अरेंजमेंट क्यों ना हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाता है। अभी इसके वजह से, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर में इस तरह के एक कंडक्टर को हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे कोई भी चीज को हम बचा सकते हैं जो इसके अंदर रख सकेंगे, तो एक कंडक्टर को हम फैराडेज केज कह सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ठीक है, आप लोगों ने इंडक्शन पढ़ा है। ठीक है, सो दिस वाज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स कुछ रहा होगा इसका, आई डोंट नो। ठीक है, बट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉल इट ई नॉट। अभी अगर इसके अंदर मैं एक मेटल ब्लॉक को रख दूं, सो लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक बोलने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, एम आई राइट? और उसमें भी जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्री है, एम आई राइट गाइस? तो अब मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज किधर ट्रैवल करके जाएगा, सरफेस 1 पे या सरफेस 2 पे? नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन सरफेस 1, ऐसा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज विल मूव ऑन सरफेस 2। एवरीवन एग्री विद दिस? इसके वजह से ये जो नया प्लस और माइनस आया है, तो कैन आई से दैट देयर इज अनदर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस के तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया मैंने। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज इंड्यूस हुआ है। सेपरेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, सो
दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी जगह पे बाहर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, तभी तो चार्ज सेपरेट हो पाया। ठीक है, सो कैन यू सी देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor E net. Can you tell me what is this equation equals to E net बराबर, is it E naught minus E in? ऑपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से। ओके, अब मान लो कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 था और अभी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 यूनिट आया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 यूनिट आया, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 बच रहा है अंदर में? बच रहा है। अभी कंडक्टर बोलेंगे तो क्या गिन करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या इनफाइनाइट इन्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स है इसके सरफेसेस पे या बल्क में? बहुत सारा है ना, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो अभी तो कुछ ही चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेट हुआ है। ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो फिर से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पे खींच के लाएगा? यस, फील्ड है, भले ही वीक हो चुका है फील्ड, लेकिन चार्ज पे फोर्स तो लगाएगा ना। Q इंटू ई इक्वल्स टू एफ। भले ही पहले के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वीक हो चुका है, पहले 10 था, अब वो कम होकर के 8 हो चुका है, सो फोर्स स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, सो चार्ज अभी भी इंड्यूस होगा, मतलब सरफेस पे आएगा। ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन नहीं डिस्कस कर रहा था मैं, बीच का सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। अभी शुरू हुआ था इंडक्शन, कंप्लीट नहीं हुआ इंडक्शन। ठीक है, तो कुछ और निगेटिव चार्ज सरफेस पे आएगा, तो कुछ और पॉजिटिव चार्ज भी सरफेस पे आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने से किस पे फर्क पड़ा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने से किस फील्ड पे फर्क पड़ा? ई नॉट पे या ई इंड्यूस पे या दोनों पे? ई इंड्यूस्ड पे। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों था? जो चार्ज सरफेस पे अपेयर हो रहा है उसके वजह से, तो ई इंड्यूस्ड और बढ़ जाएगा। ठीक है, ई नॉट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज ई नॉट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, हाँ, उस जगह पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये 10 है और ये मान लो बढ़ करके अब 8 हो गया, तो बचा कितना अंदर में नेट? 2। ठीक है ना, ये 8 क्यों लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया है इंड्यूस्ड का चार्ज के इंडक्शन की वजह से। अभी भी भले ही बहुत थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन बचा है अभी भी। अभी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। शुरुआत में जितना तेजी से कर रहा था ना, उससे अब कम हो चुका होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वो अभी भी चार्ज सेग्रीगेट कर रहा होगा, तो और चार्ज सरफेस पे अपियर होगा, तो और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सो डू यू थिंक दैट आफ्टर सफिशिएंट टाइम, एक टाइम ऐसा आने वाला है जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दोनों इक्वल हो जाएगा? Yes, sir. And this happens after sufficient time. Because this happens after sufficient time, so what will be the E net inside? What will be electric field inside after sufficient time? 0. And this is what I was saying. Electric field inside a conductor is 0 always. ठीक है सर, ई इंड्यूस्ड ए नॉट से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इंड्यूस्ड क्यों आ रहा था? चार्ज के सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेट क्यों हो रहा था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है उसके वजह से। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो क्या चार्ज का फर्दर सेपरेशन हो पाएगा? अब नो सर। सेपरेशन के लिए फोर्स चाहिए था, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुका है, सो फर्दर चार्ज सेपरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल नाउ, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड induced cannot be greater than the external electric field. ठीक है, ये मेटल कंडक्टर था, तब के लिए था, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तब ये जाकर के केस पॉसिबल है। सपोज करो प्लास्टिक मटेरियल यूज करें,
जिसपे बहुत ही लिमिटेड, देखो प्लास्टिक बोलेंगे, रबड़ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री है बट बहुत कम है रिलेटिवली, ठीक है, ना के बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये प्लास्टिक मटेरियल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या ये सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का सिचुएशन अपियर होता? क्या 100% चार्ज दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाता? चार्जिंग होगा बट इतना नहीं होगा जितना अभी हुआ है। जब अभी जितना हुआ है इतना नहीं होगा, इसका मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम रह जाएगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम रह जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिस्कशन चालू करेंगे, ठीक है गाइस? यस चलो, सो बाय बाय एवरीवन। अभी नेक्स्ट लेक्चर है तुम लोग का 11:30 से। Yes, sir. सर केमिस्ट्री राइट, ओके, बाय बाय।